हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक वाङ्मय एवं निरुक्त। ठीक है, वैदिक वाङ्मय जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, एमए के सिलेबस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी संस्कृत एमए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड है 101। ठीक है, आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं, उसमें से ये पहला है जिसमें आपको सूक्त उक्त के बारे में पढ़ना पड़ता है, ऋग में, संहिता में। ठीक है, ऋग संहिता में आपको सूक्त उक्त पढ़ने को मिल जाएगा, ऋग्वेद का सूक्त हो गया, निरुक्त और वैदिक व्याकरण, 3 चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। इन तीनों में से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन या 1-1 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कुछ भी किया जा सकता है। 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 70 नंबर का ये आपका थ्योरी का पेपर होता है, और 30 नंबर का क्या होता है आपका इंटरनल, जो आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, ओबीई का क्वेश्चन पेपर है, ओबीई का क्वेश्चन पेपर है तो आपको पता ही होगा, इस समय लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर। ठीक है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 आपको करने होते हैं। ठीक है, समय वही है 3 घंटे का। जो भी लैंग्वेज में कर रहे हैं, किसी एक ही लैंग्वेज में कीजिएगा। आप हिंदी में कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हिंदी में, चारों क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहे हैं तो चारों क्वेश्चन इंग्लिश में, संस्कृत में कर रहे हैं तो चारों क्वेश्चन संस्कृत में। ठीक है, एक एक अलग अलग मत कीजिएगा। पहला है इंद्र सूक्त में महात्म्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंद्र सूक्त में पढ़ना पड़ेगा। इंद्र सूक्त में जो भी आपके पास 7, 8, 9, 10 कुछ एक पार्ट लगा होगा, आपने देखा होगा, उसमें पॉइंट करके मंडल दिया होगा। ठीक है, इंद्र सूक्त की बात करें तो शायद 2.12 ही आपको हो सकता है दिया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। सबका अलग अलग है, मंडल अलग है, मंत्र अलग होते हैं, सूक्त अलग होते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ की व्याख्या मत करने लगे। इंद्र सूक्त में महात्मा वर्णन जो आपके सिलेबस में लगा लगा है। ठीक है, भूमिका में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि इंद्र सूक्त क्या है, उसके देवता कौन है, छंद कौन सा है, ऋषि कौन है, ये आपकी भूमिका बना के लिख लीजिएगा किस चीज़ का वर्णन किया गया है। उसके बाद इंद्र सूक्त के महात्म्य सीधे हेडिंग डालिएगा। ठीक है, वहाँ से उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करते जाइएगा। ठीक है, हाँ। दूसरा भाववृत्तम, भाववृत्तम शायद नासदीय सूक्त वाला ही है। हाँ, नासदीय सूक्त को ही भाववृत्तम कहते हैं। ठीक है, तो वही आपको करना है, जिसमें आपको दार्शनिक चिंतन को स्पष्ट करना है। ठीक है, भाववृत्तम को ही शायद कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, भाववृत्तम को, हाँ, भाववृत्तम को ही नासदीय सूक्त कहा जाता है। तो इसको जो आपको वर्णन करना है, सृष्टि की उत्पत्ति, उत्पत्ति के बारे में इसमें ही वर्णन किया गया है, जो आपको अच्छे ढंग से इसको करना है। ठीक है, हाँ, नासदी सूक्त ही इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था एमए जेएनयू के पेपर में इस बार काफ़ी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें ये नहीं पूछा गया था भावृत्तम, तो वहाँ नासदी सूक्त के बारे में पूछा गया था कि इसमें कहाँ से है, ये ऋग्वेद से है। ठीक है, तो इसमें दार्शनिक चिंतन के बारे में वर्णन करना है आपको। जितने भी श्लोक है उसमें वो पढ़ लीजिएगा। समीक्षा करने के लिए आप 4-5 पॉइंट लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। नोट्स में लिखने के बाद जब आप इसको क्वेश्चन को बनाने लगेगा तो उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे इसमें भी आते हैं। ठीक है, समझने वाले, नीचे वाले तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन ऊपर के जो हैं, ये तो वही आया है, ऋग ऋग संहिता से ही आया है। ठीक है, पुरुष सूक्त का सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन देखो, आप लोग इसके ऐसा कीजिए, जितने भी श्लोक है ना, उनके अर्थ लिख लीजिए। ठीक है, उनके अर्थ लिख लीजिए, मंत्र लिख लीजिए, अर्थ लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, उनकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको व्याख्या नहीं लिखना, मंत्र लिख के अन्वय लिख लीजिए, अर्थ लिख लीजिए, 3 चीज़ें लिख लीजिए और उसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जितने भी 8, 9, 10 मंत्र हैं उसको लिख लीजिए। अब उसके अर्थ को पढ़कर देखिए कि कहाँ पे समाज में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो पहले श्लोक से कुछ पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे डॉट करके, फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट जिसके बारे में आपको बातें करनी है। उसके बाद आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे ढंग से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि 17-18 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को अच्छे से लिखने की कोशिश करना भूमिका के साथ। वैदिक स्वरित का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपको वैदिक व्याकरण से। संधि या पद पाठ तो आपको जो यूजी में पूछना होता था तो वहाँ से पूछ लेते थे, संधिका, या फिर इसमें पर्टिकुलर चीज़ें आपसे डायरेक्ट पूछी जाएंगी जो कि आपको लिखना होगा। ठीक है, वैसे 4 क्वेश्चन होते हैं व्याकरण का छोड़ के। अगर नीचे वाले लिखोगे तो नीचे वाले में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो निरुक्त का क्वेश्चन है। तो व्याकरण का जो एक क्वेश्चन है उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए कि व्याकरण से एक जो क्वेश्चन, एक या दो जो बनते हैं क्वेश्चन, उसको अच्छे ढंग से करने। व्याकरण में बहुत कम ही लिखना होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और जो निरुक्त वाला भी है, इसमें भी आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप कम शब्दों में सारी चीज़ें समझा दे रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है 500-700 शब्दों में आपका अच्छा ढंग से हो जाएगा। ठीक है, समझा सकते हैं, इतना बहुत भी होता है, नंबर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वैदिक स्वरित जो वैदिक वाला क्वेश्चन है, ये आप बुक में देख लीजिएगा। आपको कई सारी बुकें, जैसे एक वैदिक व्याकरण की आती है। ठीक है, वैदिक जो वांग्मय आपके लगा होगा 5th सेमेस्टर में, उसमें भी व्याकरण दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। और वैदिक चीज़ें जहाँ जहाँ पे आपको देखो, वैदिक व्याकरण और उसमें उस व्याकरण में थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, यहाँ पर जो संधियों के नाम से है अलग अलग, अच्छा, संधि, हल संधि, यहाँ पे थोड़ा अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। ठीक है,
5वां क्वेश्चन जो है, आचार्य व्यास के अनुसार नामाख्यातो चोपसर्ग निपाताश्च की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये तो प्रथम में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये निरुक्त के प्रथम में ही आपको ये नामाख्यात चोप सर्ग निपाताश्च आपको ये शब्द मिल जाएगा, उसकी अच्छे ढंग से व्याख्या करनी है। हाँ, ये सिलेबस में, चलो अगर ध्यान होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें किस तरह से करना है। इसको भी देखो, करने का एक फ़ायदा होता है सबसे पहले कि जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है कॉमा में, इस चीज़ को समझाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो सोच लीजिए, उसको लिखना है। और उससे पहले इस चीज़ की भूमिका किस तरह से बनाएंगे, आचार्य यास्क, ठीक है, आचार्य यास्क के अनुसार आपको लिखना है। आचार्य यास्क, या अगर इस शब्द से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको मिलती है तो उसे पहले लिखिएगा, फिर यास्क को लाइएगा, फिर इस मत को लाइएगा, फिर इस मत की व्याख्या को लाइएगा। देख रहे हो 3-4 पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी तरह से लिखना है, जिससे देखो एक फॉर्मेट अगर सोच के चलोगे या बना के चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में, ठीक है। जो लिख आएगा एक फॉर्मेट के अनुसार, देखो ऐसे लिखते रहोगे सारी चीज़ें हल होती रहेंगी। जो इधर आपने शुरुआत में लिखा उसी को आगे एक्सप्लेन करना होगा, और कुछ नहीं होता। त्रिविध ऋच का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड लग रहा है, ये दोनों ये क्वेश्चन, ठीक है। नामाखात की जगह पे जो 5वां क्वेश्चन है, इसके जगह पे कुछ और भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। त्रिविध ऋच जो है, इस ऋच को अच्छे ढंग से क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें अगर हो सकता है अगर कोई एक ऋच भी पूछ लेगा, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बना रहेगा, आप लिख लीजिएगा, या फिर तीनों लिख लीजिएगा भूमिका के साथ। ऋच क्या है, ऋच की त्रिविध क्यों बताया गया, कैसे आया, ठीक है, त्रिविध में कौन कौन से तीन है, तीनों की अलग अलग व्याख्या, इस तरह से लिख लीजिएगा। विस्तार पूर्वक वर्णन करना है तो विस्तार से करिए, ठीक है। समीक्षा करनी है तो समीक्षात्मक कर दीजिएगा, उसको शॉर्ट कर दीजिएगा उसके भागों को, ठीक है, त्रिविध भागों को। बाकी जो वर्णन करने के लिए दिया गया है विस्तार पूर्वक, तो सभी चीज़ को अच्छे ढंग से करिएगा, ठीक है। कोई कोताही मत कीजिए, लिखने के आपका ही नंबर बना रहेगा अच्छे ढंग से। और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।